दोस्तों हाल ही में मैंने त्रिबाणधारी बड़बड़िक नामक तेलुगु हॉरर थ्रिलर फिल्म देखा है जिसे मोहन श्रीवास्तव डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से दो रिक्वेस्ट हैं। पहली ये कि हाल में ही हमने हॉन्टिंग ट्यूब के लिए एक न्यू इंस्टाग्राम पेज ओपन किया है जहां आपको हर हफ्ते 2 से 3 फ्रेश शॉर्ट हॉरर स्टोरीज मिलेंगी और ये कहानियां इंस्टाग्राम एक्सक्लूसिव रहेंगी। इसलिए हमारे इस नए इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अब आप हमारी वीडियोस को स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं एज पॉडकास्ट, तो हमें वहां भी फॉलो कर लीजिए। स्पॉटिफाई का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की कहानी हैदराबाद की है जहां हम 15 तारीख की रात को डॉक्टर श्याम कथू नामक बूढ़े इंसान को देखते हैं जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं और श्याम पुलिस स्टेशन आए हुए हैं। यहाँ वो SI के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने आए थे क्योंकि उनकी पोती लापता है। SI श्याम को बैठने कहता है। वहीं वो खुद एक और केस में बिजी था जिसमें एक बड़े मिनिस्टर का कुत्ता चोरी हो गया था और इस कुत्ते का नाम बेबी था। मिनिस्टर की जो बेटी थी वो बिना इस कुत्ते के यानी बिना बेबी के खाना तक नहीं खाएगी और इसलिए बेबी को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए मिनिस्टर SI पे काफी प्रेशर डाल रहा था। अब यहाँ से सीन एक दिन पहले की दिखाई जाती है जब श्याम अपनी पोती निधि के साथ एक प्ले देखने गए थे और ये प्ले बड़बड़िक के ऊपर था। अब जिन्हें बड़बड़िक के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि बड़बड़िक महाभारत का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। वो घटोत्कच का पुत्र था और इसीलिए भीम का पोता भी माना जाता है। कहा जाता है कि बड़बड़िक के पास 3 ऐसे बाण थे जिनसे पूरी दुनिया का पल भर में विनाश किया जा सकता था। पहला बाण किसी भी चीज पर निशाना लगाता था, दूसरा बाण उस निशान को मिटा देता था और तीसरा बाण उन सब चीजों को मार देता था जिन पर पहले बाण ने निशाना लगाया हो। मतलब अगर बड़बड़िक अपने तीनों बाण को छोड़ दिया होता तो इससे पूरी सेना एक पल में खत्म हो सकती थी। भगवान कृष्ण ने जब ये समझा कि अगर बड़बड़िक युद्ध में लड़ाई करेगा तो वो उस पक्ष के साथ होगा जो कमजोर होगा और इससे महाभारत का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, तब कृष्ण जी ने उसका शीश दान मांग लिया। बड़बड़िक ने बिना झिझक अपना सर दान कर दिया और शीश का दानी कहलाया। कहते हैं उसका सर पूरे महाभारत युद्ध को एक पहाड़ी से देखता रहा और इसीलिए उसे सबसे सच्चा साक्षी माना जाता है। सो यस, इस प्ले में भी यही दिखाया जा रहा था कि कैसे बड़बड़िक एक क्षण में पूरे युद्ध को खत्म कर सकता था। अब प्ले के दौरान निधि बाहर चली जाती है और उसके कुछ देर तक ना लौटने पे श्याम भी बाहर जाते हैं। श्याम को निधि बाहर ही मिल जाती है और इस पॉइंट पे एक सॉन्ग के माध्यम से हमें इनके बारे में बताया जाता है। दरअसल निधि के मॉम डैड एक एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे और तब से निधि के दादाजी यानी श्याम ही उसका ख्याल रखते हैं। एनीवेज 15 तारीख की सुबह निधि स्कूल गई। वहीं श्याम अपने एक साइकियाट्री सेमिनार में जाते हैं जहां वो लोगों को उनके डर पे जीत पाने का सीख देते हैं। उसी रात जब वो घर वापस आए तो निधि घर पे नहीं थी और ऐसे में श्याम इधर उधर पूछताछ करने के बाद पुलिस स्टेशन गए थे। नाउ प्रेजेंट में पुलिस स्टेशन के अंदर चंद्रा नामक एक पुलिसमैन आता है जो कि बेहोशी हालत में लाया जाता है। दरअसल चंद्रा जब भी किसी मृत शरीर को देखता है तो वो बेहोश हो जाता है और फिलहाल भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था। इसके बाद SI श्याम की केस लेते हैं और यहाँ SI का बर्ताव ऐसा था मानो वो श्याम वाली केस में इंटरेस्टेड नहीं है। स्टिल वो चंद्रा को ये केस असाइन करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं चंद्रा उनका होनहार पुलिस वाला तो नहीं है। ऑल्दो चंद्रा जो कि अब होश में आ चुका था वो श्याम की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। श्याम चंद्रा को बताते हैं कि निधि एक स्मार्ट वॉच पहनती थी तो शायद वॉच से लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है। ऐसे में चंद्रा तुरंत लोकेशन ट्रैक करवाता है और लोकेशन आता है गौलीगुड़ा एरिया के नियर कोटी जो कि एक खराब इलाका था। दोनों तुरंत उस इलाके में जाते हैं जहां इन्हें एक घर के अंदर निधि की वॉच मिलती है जो कि एक रैंडम बंदे के पास थी। ये बंदा बताता है कि उसे पास ही में एक जगह पे वॉच गिरी हुई मिली थी। इनफैक्ट ये बंदा चंद्रा और श्याम को उस जगह पे भी लेके जाता है। फॉर्चुनेटली इस जगह पे एक CCTV कैमरा थी, यानी अगर CCTV के फुटेज को देखा जाए तो शायद आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे निधि के साथ क्या हुआ। नाउ इस पॉइंट पे कहानी कुछ नए कैरेक्टर्स पे शिफ्ट होती है। इनफैक्ट कहानी प्रेजेंट टाइम से 15 दिन पहले की दिखाई जाती है। यहाँ हम राम और देव से मिलते हैं जो कि बचपन के दोस्त हैं और ये दोनों किसी दासन्ना नामक गुंडे के अड्डे पे आते हैं। दासन्ना ड्रग्स का धंधा करता था जहां वो कुत्तों की मदद से ड्रग्स सप्लाई करता था। ऊपर से डिफरेंट ब्रीड डॉग्स का धंधा लगेगा लेकिन असल में अंदर में चल रहा होगा ड्रग्स का खेल। खैर देव यहाँ अपने दोस्त राम को काम दिलाने आया था और काम वही था, ड्रग्स बेचने का। दासन्ना और देव की बातों से हम समझ पाते हैं कि देव दासन्ना से 30 लाख रुपए ले रखा है और दासन्ना देव पे पैसे लौटाने के लिए प्रेशर डाल रहा है। अब इस पॉइंट पे
मैं आपको दो बातें बता देता हूँ। पहली बात ये कि देव को जुए खेलने की आदत थी, यानी कि हाथ में पैसे आते ही वो कसिनो जाके सारे पैसे हार जाता था, तभी तो उस पे 30 लाख का कर्ज चढ़ गया है। दूसरी बात ये कि देव के माता पिता नहीं थे और तब से देव को पद्मा नाम की एक लेडी पाली है जिसे देव दीदी कह के पुकारता है। पद्मा काफी पावरफुल लेडी है जिनके डिफरेंट बिजनेसेस हैं, लाइक मेन दो बिजनेस है ढेर सारे कैब्स चलवाना और दूध बेचने का। पद्मा का अपना एरिया है जहां उसकी बहुत चलती है और इन जनरल पद्मा काफी उसूलों के साथ अपना धंधा करती हैं। सो दासन्ना यहाँ देव से कहता है कि अगर देव पद्मा से बात करके उनके एरिया में दासन्ना को धंधा करने की इजाजत दिलवा दे तो दासन्ना देव के 30 लाख रुपए माफ कर देगा। खैर इसके बाद हम देव को पद्मा के पास देखते हैं और इनकी बातों से क्लियर था कि पद्मा देव को काफी मानती है। अब पद्मा की एक बेटी भी थी जिसका नाम महालक्ष्मी है और देव महालक्ष्मी को पसंद करता था। जब पद्मा को ये बात पता लगती है तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उनका मन ही था कि उनकी बेटी महालक्ष्मी की शादी देव से हो जाए। नाउ वी टॉक अबाउट राम। वेल, उसे अमेरिका या कनाडा जाना था लेकिन वहां जाने के लिए उसे चाहिए थे 30 लाख रुपए। राम के पास इतने पैसे नहीं है और इसीलिए वो दासन्ना के पास काम लेने आया था। राम के पास यूं तो इंजीनियरिंग की डिग्री थी लेकिन फिलहाल वो पार्ट टाइम कैब चलाता था और ये कैब पद्मा की ही थी जिसे कभी देव चलाता और कभी राम। तो एक दिन राम उस ऑफिस में गया था जो कि उसे पैसे लेके यूएस या कनाडा भेजती और यहाँ राम की मुलाकात वहीं के एक एम्प्लॉय से होती है जिसका नाम सत्या था। राम को सत्या एक ही नजर में पसंद आ जाती है और फॉर्चुनेटली उस दिन सत्या राम के कैब में ही बैठ के घर जाती है। ऐसे में दोनों में बातें होती हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। राम सत्या को अपनी माँ से भी मिलवाता है, इनफैक्ट राम उसे देव और महालक्ष्मी से भी मिलवाता है। अब एक दिन राम सत्या के करीब आने की कोशिश करता है लेकिन एकदम से सत्या परेशान होकर रिएक्ट करती है। इनफैक्ट वो राम को थप्पड़ तक मार देती है। बाद में सत्या राम को बताती है कि जब वो 8 साल की थी तो उसके माता पिता गुजर गए थे, तब वो एक अंकल के साथ थी जो कि उसके साथ गलत किए थे और तब से सत्या को इंटीमेसी से प्रॉब्लम है। लेकिन जब से राम उसकी जिंदगी में आया है सत्या को फिर से अच्छी जिंदगी जीने के होप आए हैं। सो यस, भले सत्या राम को थप्पड़ मारी थी लेकिन वो रिएक्शन सत्या के ट्रॉमा की वजह से था क्योंकि रियलिटी में तो वो राम को बहुत पसंद करती है। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ डॉक्टर श्याम और चंद्रा सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उसमें कुछ गुंडे निधि को उठा ले जाते दिख रहे थे। पुलिस तुरंत ही इन गुंडों को पकड़ती है और पिटाई खाने के बाद गुंडों का कहना था कि निधि किसी लड़के के साथ बाइक पे उस एरिया में आई थी। शाम 7 बजे वो लड़का और निधि कोटी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के पास थे जब बारिश शुरू हुई। ऐसे में दोनों बारिश से बचने के लिए रुक गए और तभी लड़का निधि के गाल पे किस किया। इससे निधि गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मार दी एंड देन वहां से भाग गई थी। तब ये किडनैपर निधि को पकड़ लिए और ये निधि के साथ गलत करने वाले थे लेकिन समहाउ निधि बच के भाग निकली और इस हाथापाई में निधि की ड्रेस भी थोड़ी फट गई थी। सो बेसिकली इन गुंडों को भी नहीं पता था कि फिलहाल निधि कहाँ है। अब इन गुंडों के पास से डॉक्टर श्याम को निधि की बैग मिल गई थी और इस बैग में प्रेमचंद मुखर्जी द्वारा बड़बड़िक पे लिखी गई एक किताब थी जो कि गिफ्ट रैप्ड थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पिछली रात बड़बड़िक वाले प्ले के बाद डॉक्टर श्याम इसी किताब को ढूंढ रहे थे बट सिंस ये किताब अब पब्लिश नहीं होती है तो उन्हें किताब नहीं मिली। ऐसे में निधि अपने दादाजी श्याम के लिए ये किताब ढूंढते हुए उस एरिया के लाइब्रेरी में गई थी और इसीलिए वो उस लड़के के साथ बाइक पे उस एरिया में आई थी। मतलब ये लड़का निधि का दोस्त तक नहीं था, बस निधि उससे हेल्प ले रही थी। नाउ निधि को वो किताब मिल भी गई लेकिन अनफॉर्चुनेटली निधि अब खुद ही लापता है। अब श्याम यहाँ किताब पे लाइब्रेरी का स्टाम्प देख लेते हैं और वो तुरंत उस लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी की सीसीटीवी फुटेज में श्याम क्लियरली उस बंदे को देख पाते हैं जिसके साथ निधि लाइब्रेरी आई थी। इस लड़के का नाम प्रदीप था और वो भी निधि के स्कूल का ही एक स्टूडेंट था। डॉक्टर श्याम तुरंत प्रदीप के पिता के पास जाते हैं जो कि बताते हैं कि प्रदीप अपने फ्रेंड के घर पढ़ने गया है लेकिन असलियत तो ये थी कि प्रदीप अपने फ्रेंड के घर पे नशे कर रहा था। जो भी हो, डॉक्टर श्याम यहाँ प्रदीप के पिता के साथ प्रदीप को ढूंढते हुए उसके घर पे जाते हैं और यहाँ प्रदीप बताता है कि हाँ, वो निधि को उस एरिया में बुक खरीदवाने ले गया था लेकिन बुक खरीद के वापस जाते वक्त बारिश आ गई। बारिश के कारण वो लोग एक जगह पे रुके जहाँ प्रदीप निधि के गाल पे उसे किस किया और ऐसे में निधि उसे थप्पड़ मार के निकल गई। इसके कुछ देर बाद जब प्रदीप उस एरिया से निकल रहा था तो वो निधि को एक कैब में बैठते देखा था और भले प्रदीप को कैब का नंबर याद नहीं है लेकिन उसे इतना जरूर याद है कि कैब के बैक ग्लास पे एक बुल वाली स्टिकर थी। अब यहाँ कहानी फिर से पास्ट में जाती है और देव राम वाली स्टोरी लाइन पे फोकस करती है। तो देव यहाँ दासन्ना को अपनी दीदी पद्मा से मिलवाने आता है और दासन्ना झूठ कहता है कि वो पद्मा के एरिया में कुत्तों का धंधा करना चाहता है लेकिन पद्मा को पता था कि दासन्ना ड्रग्स का धंधा करता है और ऐसे में वो दासन्ना को न सिर्फ थप्पड़ मारती है बल्कि अपने एरिया में धंधा करने की अनुमति नहीं देती। यहाँ पद्मा देव पे भी भड़कती है कि देव बिना लोगों के बैकग्राउंड जाने उन्हें यहाँ ले आता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पद्मा को अब तक ये नहीं पता है कि देव खुद भी दासन्ना के लिए ड्रग्स बेचने का काम करता है। अब थप्पड़ खाने के बाद
दासन्ना और भी भड़क गया था। इनफैक्ट वो देव से 1 हफ्ते के अंदर उसके 30 लाख लौटाने कहता है। वहीं राम की बात की जाए तो उसकी अमेरिका जाने की एप्लीकेशन सत्या तैयार कर दी थी और अब उसे बस 30 लाख रुपए जमा करने थे और सब कुछ सेट हो जाता। लेकिन राम के पास फूटी कौड़ी नहीं थी और ऐसे में देव और राम एक प्लान बनाते हैं। राम कैब चलाते वक्त एक आदमी से मिला था जो कि हाल में ही 30 लाख रुपए विड्रॉ किया था। ऐसे में राम और देव उस आदमी के घर पे लेजर लाइट पॉइंट करते हैं, देन उसे कॉल लगा के ऐसे एक्ट करते हैं मानो ये लोग उस पे स्नाइपर तान दिए हैं। लेजर लाइट्स को स्नाइपर समझ के आदमी डर जाता है और वो पैसे बैग में रख के अपने घर के नीचे गिरा देता है। राम और देव पैसे कलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद राम फौरन 5 लाख उस एजेंसी में जमा करवा देता है जो कि उसे अमेरिका भिजवाएगी। वहीं देव बाकी के सारे पैसे जुए में लगाता है इस उम्मीद में कि वो पैसे डबल कर लेगा, लेकिन एज एक्सपेक्टेड वो सारे पैसे हार जाता है। अब तक दासन्ना का देव को दिया हुआ वक्त भी खत्म हो गया था और दासन्ना अपने पैसे के लिए सीधा पद्मा के पास जाने वाला था। इनफैक्ट दासन्ना तो पद्मा को देव के काले करतूतों के बारे में भी बताने वाला था और इससे डर के देव किसी तरह दासन्ना से 1 और दिन का वक्त मांगता है। वहीं राम को भी जल्द ही बाकी के 25 लाख जमा करवाने थे ताकि वो अमेरिका जा सके। उसके पास भी 1 हफ्ते का वक्त था। अब उस रात देव किसी खंडर जैसी जगह पे था जब राम वहाँ एक बक्सा लेके आता है। इस बक्से में मिनिस्टर का कुत्ता बेबी था। जी हाँ दोस्तों, राम बेबी को किडनैप कर लिया था और इसके बदले मिनिस्टर से 50 लाख रुपए मांग रहा था। मिनिस्टर अपने एक आदमी से पैसा भिजवाता है, लेकिन यहाँ पुलिस और एसआई भी छुप के इस जगह पे थे। राम मिनिस्टर के आदमी से पैसे वाला बैग दीवार के उस पार फेंकने कहता है। वहीं कुत्ते को एक बैग में डाल के एक स्पेसिफिक जगह पे रखा गया था। देव अपने लेजर से कुत्ते वाले बैग पे पॉइंट कर रहा था एंड अगेन ये लोग स्नाइपर वाली ब्लफ खेल रहे थे। अब मिनिस्टर का आदमी जब बैग फेंकता है तो ये बैग दीवार पे ही अटक जाती है। इसी बीच पुलिस वाले लेजर के सोर्स पे गोली चलाते हैं जिससे देव भागता है। अंततः बैग मिनिस्टर के आदमी के साइड ही गिर जाती है और पुलिस वाले बेबी को उठा लेते हैं। इन शॉर्ट राम और देव को पैसे तो नहीं ही मिले, साथ ही बेबी भी अब पुलिस के हाथ में है। इनफैक्ट पुलिस वाले ये भी ढूंढ लेते हैं कि यहाँ किडनैपर्स के पास कोई स्नाइपर नहीं है, रादर लेजर्स है जिससे वो पॉइंट करते हैं। तो हाँ, राम और देव का मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका था। अब दोस्तों इस सब भगदड़ के बीच हमें एक हुडी पहना आदमी दिखाया जाता है जो कि किसी स्कूल के बच्ची की लाश लेकर शमशान में जाता है। वो शमशान में काम करने वाले आदमी को गन दिखाता है, देन उसे कुछ पैसे देता है ताकि काम करने वाला आदमी इस लाश को मशीन में जला दे। अब शमशान वाला बंदा फ्यूज उड़ने का बहाना बना के बाहर जाता है और बस ड्राइवर को फोन लगाता है। कौन सा बस ड्राइवर? वेल, उस बस ड्राइवर को जो कि उस स्कूल के बस को चलाता है जिसकी ड्रेस ये बच्ची की लाश पहनी थी। शमशान वाला आदमी बस ड्राइवर को बता देता है कि तुम्हारी स्कूल की एक बच्ची की लाश कोई लेके आया है और वो लाश जलवाना चाहता है। ऑफ कोर्स ये लाश किसी और की नहीं बल्कि निधि की थी और ऐसे में बस ड्राइवर तुरंत डॉक्टर श्याम को कॉल लगाता है क्योंकि उसे पता था कि श्याम की पोती निधि लापता है। दरअसल श्याम ही इस बस ड्राइवर को आज कॉल करके पूछताछ किए थे कि वो निधि को घर पे ड्रॉप किया था कि नहीं, तो ऐसे में इस बस ड्राइवर को सब कुछ पता था। दूसरी तरफ अगर डॉक्टर श्याम और चंद्रा की बात की जाए तो उन्हें एक कैब दिखता है जिसके पीछे वाले मिरर पे बुल का साइन था। पता करने पे वो पाते हैं कि ये साइन पद्मा की कंपनी का है, यानी पद्मा के जितने हंड्रेड्स ऑफ कैब्स हैं सब पे ये बुल साइन रहता है। इसका मतलब ये कि निधि इन सैकड़ों कैब्स में से किसी में भी बैठी हो सकती है। तभी डॉक्टर श्याम को बस ड्राइवर का कॉल आता है जो कि उन्हें शमशान वाली बात बताता है। ऐसे में डॉक्टर श्याम और चंद्रा तुरंत शमशान जाते हैं, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं शमशान वाला आदमी बॉडी में आग लगा चुका था और बॉडी जल चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, दिस मीन्स कि निधि ना सिर्फ खत्म हो गई बल्कि उसकी लाश भी जला दी गई है। शमशान वाला बंदा उस हुडी वाले बंदे के प्रेशर में बॉडी जलाया, वरना हुडी वाला बंदा उसे ही खत्म कर देता। ना जो हुडी वाला बंदा ये सब करवाया था वो अपने कैब में यहाँ से निकल चुका था। ऑल्दो डॉक्टर श्याम जब शमशान आए थे तो कैब निकल ही रही थी और डॉक्टर श्याम कैब का नंबर याद कर लिए थे। अब यहाँ में भगवान कृष्ण और बड़बड़िक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ भगवान कृष्ण बड़बड़िक से अपने पहले बाण का इस्तेमाल करने कहते हैं, यानी टारगेट पे निशाना लगाना। मैं आपको बता दूं कि ये सीन सिग्निफाई करता है कि कैसे डॉक्टर श्याम अब बड़बड़िक की तरह गुनहगारों का खात्मा करेंगे। इनफैक्ट फिल्म के दौरान निधि हमेशा अपने दादाजी श्याम को अपना बड़बड़िक मानती थी। खैर, तो आगे हम पद्मा के यहाँ सेलिब्रेशन देखते हैं जहाँ देव और महालक्ष्मी के शादी की तैयारी चल रही थी। तभी दासन्ना के आदमी चुपके से देव को उठा लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने 30 लाख रुपए चाहिए थे। दासन्ना पद्मा को कॉल करके देव के बारे में सब कुछ बताने का प्लान कर रहा था और इससे देव की शादी भी टूट जाती। लेकिन इससे पहले वो ऐसा करता, टीवी पे न्यूज आती है कि एक पुलिस वाला 1 किलो ड्रग्स पकड़ लिया है जो कि दासन्ना का माल था और इस माल की कीमत थी 1 करोड़ रुपए। ये न्यूज सुन के दासन्ना रिवील करता है कि माल सिर्फ 1 केजी नहीं बल्कि 10 किलो था, यानी कि वो पुलिस वाला मीडिया में भले 1 किलो दिखाया है लेकिन बाकी का 9 किलो माल भी उसके पास होगा और शायद वो ऑफिसर उस माल
को खुद बेच के पैसे छापने का प्लान कर रहा है। ये न्यूज सुन के देव दासन्ना से कहता है कि वो दासन्ना का बाकी माल उस ऑफिसर से छुड़ा के ले आएगा। बदले में दासन्ना उसका कर्ज माफ कर दे, देन उसे कुछ पैसे दे दे और देव का भांडा फोड़ भी ना करे। दासन्ना इसके लिए मान जाता है और वो देव को आखिरी मौका देता है। दूसरी तरफ चंद्रा पद्मा के यहाँ एक वर्कर बन के जाता है और कहता है कि वो उनके सारे कैब्स पे टेफ्लॉन कोटिंग कर देगा। पद्मा चंद्रा को काम दे देती है और काम करते करते ही चंद्रा रिकॉर्ड्स में उस कैब नंबर को ढूंढता है जिसे डॉक्टर श्याम शमशान के बाहर निकलते देखे थे। ये कैब और कोई नहीं बल्कि राम और देव चलाते हैं, यानी कि निधि को खत्म करने के पीछे इन्हीं दो में से किसी एक का हाथ है। चंद्रा यहाँ देव और राम की पूरी खबर निकाल के डॉक्टर श्याम को देता है एंड डॉक्टर श्याम कुछ तो प्लान करना शुरू करते हैं। यहाँ हमें फिर से भगवान कृष्ण और बड़बड़िक वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ बात दूसरे बाण की होती है, जिससे अपने शत्रु को पहचान के उस पर टारगेट लॉक किया जाएगा। ना डॉक्टर श्याम अगले ही दिन राम की माँ से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपका बेटा कैसे कैसे गलत काम करता है। ये सब सुन के राम की माँ रोती है क्योंकि उन्हें लगता था कि राम हमेशा अच्छे काम ही करता है और उस रात वो राम पे नजर रखना शुरू करती है। वहीं राम तो देव के साथ उस ऑफिसर के घर से ड्रग्स चोरी करने का प्लान बना रहा था। राम की बातें उसकी माँ सुन लेती है और वो समझ जाती है कि राम कुछ तो गलत काम करने वाला है। वो रोते हुए राम को कोसती है और उसे निधि की फोटो दिखा के पूछती है कि क्या वो इस बच्ची को जानता है। निधि की फोटो देख राम अजीब बिहेव करता है। इनफैक्ट राम की माँ को तो उसके कैब से निधि की आईडी कार्ड भी मिल गई थी। ऐसे में फाइनली राम रिवील करता है कि निधि के साथ क्या हुआ। तो उस रात जब राम मिनिस्टर के कुत्ते को किडनैप करके लाया था तब देव भी किसी को किडनैप करके लाया था एंड शी वाज नन अदर देन निधि। जी हाँ दोस्तों, गुंडों से बचने के बाद निधि देव के कैब को ही रोकी थी फॉर लिफ्ट और देव को लगा कि निधि अमीर खानदान से है, इसलिए वो निधि को किडनैप करके उस खंडर जैसी बिल्डिंग में ले आया था। राम यहाँ देव को इसके लिए मना करने लगा लेकिन देव राम को चालाकी से नशे की दवा देके बेहोश कर दिया। देव का कहना था कि एक बार मिनिस्टर से 50 लाख मिल जाए फिर वो निधि को छोड़ देगा। अब मिनिस्टर वाला गेम तो पलट गया था, यानी इन्हें फूटी कौड़ी नहीं मिल पाई थी और कुत्ता भी हाथ से गया। ऐसे में नशे में देव नीचे जाता है जहाँ वो निधि को बांध के रखा था। देव पाता है कि निधि समहाउ बंधन से खुद को आजाद कर ली थी और कहीं दिख नहीं रही थी। ऐसे में देव घबरा जाता है और निधि तो पास में ही छिपी हुई थी और वो देव पे हमला करती है। देव पलटवार करता है और इजीली निधि को ओवरपावर कर जाता है। इनफैक्ट यहाँ वो निधि के फटे ड्रेस को देख के निधि के साथ गलत करता है। जी हाँ, बचाव में निधि एक कुल्हाड़ी से देव के सीने पे हमला करके भागती है लेकिन देव सेम कुल्हाड़ी निधि की तरफ फेंकता है जो कि सीधा उसके सर पे लगती है। इससे निधि खत्म हो जाती है और तभी राम नीचे आता है जो कि निधि को मृत देखता है। राम घबरा जाता है लेकिन देव रोते हुए कहता है कि राम लाश को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करे। देव और राम लाश को उठा के कार की डिक्की में रखते हैं और इसी प्रोसेस के दौरान देव चुपके से राम की रिकॉर्डिंग कर लेता है जिसमें वो लाश उठा रहा था। इसके बाद लाश को कैसे ठिकाने लगाया गया ये तो आप जानते ही हैं। वो हुडी वाला बंदा देव ही था जो कि शमशान में मशीन के अंदर लाश जलवा दिया। अब इस सब के बाद देव जो राम की रिकॉर्डिंग किया था ना, उससे वो राम को ब्लैकमेल करने लगा ताकि राम उसकी मदद करे। किस काम में मदद? वेल, ऑफिसर के घर से ड्रग्स छुड़ाने में। इसलिए राम फिलहाल देव की मदद कर रहा है, वरना निधि वाले इंसिडेंट के बाद वो देव से हर रिश्ता तोड़ना चाहता था। सो यस, ये सब पता लगने के बाद राम की माँ डॉक्टर श्याम को ये सब कुछ बताती है। इनफैक्ट श्याम को वो वीडियो भी दिखाती है जो कि देव बना लिया था, जिसमें राम निधि की लाश को उठा रहा था। राम की माँ श्याम से प्रार्थना करती है कि वो राम को सजा ना दे, सजा देना ही है तो देव को दे। यहाँ हमें फिर से भगवान कृष्ण और बड़बड़िक वाली सीन दिखाई जाती है जहाँ भगवान कृष्ण बड़बड़िक को तीसरा बाण देते हैं जिससे शत्रु को खत्म किया जा सके। खैर, इसके बाद हम देव और राम को देखते हैं जो कि मिनिस्टर के घर चोरी करने जाते हैं। राम अपनी इंजीनियरिंग स्किल से होम ऑटोमेशन को तोड़ता है और घर के अंदर ड्रग्स लोकेट कर लेता है। अब ऑफिसर के फोन पे अलर्ट आता है कि उसके घर में ब्रेक इन हुआ है और ऐसे में ऑफिसर पास वाले होटल से अपने घर की तरफ आने लगता है। राम और देव ऑफिसर तक को ट्रैक कर रहे थे और इससे पहले ऑफिसर अपने घर में आता राम ड्रग्स लेके निकल चुका था। अब राम चालाकी से ड्रग्स का एक पैकेट घर में ही छोड़ दिया था। देन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि ऑफिसर के घर पे ड्रग्स है। ऐसे में पुलिस भी 5 मिनट में ऑफिसर के घर पे आ गई और ये जो पुलिस आई थी वो इस ऑफिसर को ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ ली। यानी दोस्तों, एक तीर से 2 निशाना लगा। ना सिर्फ राम और देव को ड्रग्स मिल गया बल्कि जो ऑफिसर दासन्ना का ड्रग्स पकड़ा था वो भी खुद ड्रग्स के ही केस में फंस गया। इन दोनों के काम से दासन्ना बहुत खुश था और वो इन्हें पैसे देने के लिए तैयार था। यहीं पे सीन कट होता है। नाउ नेक्स्ट सीन अगले दिन की थी जहाँ पास की नदी से एक लाश मिलती है और ये लाश थी देव की। जी हाँ दोस्तों, जब पद्मा को ये पता चलता है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। इसी के पैरेलल में दासन्ना के आदमी राम को उठा लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। राम अकेले दासन्ना के कई आदमियों को पीट देता है एंड देन वो दासन्ना से पूछता है कि आखिर वो लोग उसे क्यों मार रहे हैं। इस पे दासन्ना बताता है कि जो ड्रग्स वो और देव दासन्ना को लौटाए थे वो रियल ड्रग्स नहीं बल्कि आटा था। जी हाँ दोस्तों, कोई तो ड्रग्स बदल दिया था और ऐसे में अब राम को पता लगाना होगा कि रियल ड्रग्स किसके पास है। राम फ्रस्ट्रेट होकर बाहर चाय की टपरी पे बैठता है जहाँ चंद्रा भी था। चंद्रा राम से कहता
है कि तुम ड्रग्स के बारे में सोच रहे हो ना, वेल उसे और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी माँ बदली है। जी हाँ दोस्तों, ये सब श्याम और चंद्रा का प्लान था और फाइनली हमें बताया जाता है कि ये खेल कैसे खेला गया। दरअसल ऑफिसर के घर से ड्रग्स चुरा के जब देव कैब में भाग रहा था तब उसके कैब के सामने राम की माँ आती है। देव उन्हें लिफ्ट दिया और माँ जी देव को एक मेडिकल शॉप से दवा लाने को बोली। जब तक देव दवा लाने गया तब तक वो ड्रग्स बदल दी और रियल ड्रग्स वो श्याम के पास पहुंचा दी। अब चंद्रा रिवील करता है एक नया ट्विस्ट। दरअसल निधि के साथ गलत करने वाला और उसे समाप्त करने वाला देव नहीं बल्कि राम था। जी हाँ दोस्तों, देव भले निधि को किडनैप करके लाया था लेकिन वो निधि के साथ गलत नहीं किया था, बल्कि ये सारा कांड राम का था। अब चंद्रा और डॉक्टर श्याम को ये कैसे पता चला? वेल, जब राम की माँ डॉक्टर श्याम को वो वीडियो दिखाई थी जिसमें राम लाश को डिक्की में रख रहा था, तो उस वीडियो में डॉक्टर श्याम ध्यान देते हैं कि राम के सीने पे चोट के निशान थे। अगर आपको याद हो तो राम अपनी कहानी में ये बताया था कि निधि कुल्हाड़ी से देव के सीने पे मारी थी, तो फिर निशान राम के सीने पे कैसे था? इन शॉर्ट दोस्तों, राम यहाँ गलत किया था और वो देव का नाम फंसा रहा था कि देव वो सब कांड किया है। मतलब किया सब कुछ राम ही था, बस अपने आप को देव से रिप्लेस कर दिया उस पर्टिकुलर एक्ट में। अब क्योंकि राम ही निधि को मारा था और देव उसकी मदद किया था लाश को ठिकाने लगाने के लिए, तो देव राम की रिकॉर्डिंग भी कर लिया था और वो इसी रिकॉर्डिंग से राम को ब्लैकमेल करने लग गया था। ऐसे में राम प्लान बनाया कि वो देव को भी रास्ते से निकाल देगा। कैसे निकालेगा? वेल, वो दासन्ना के साथ मिलकर देव को तब खत्म कर दिया जब ये लोग ड्रग्स लेके दासन्ना के पास गए थे और फिर देव की लाश को पानी में फेंक दिया गया। तभी तो देव की लाश पानी में मिली, क्योंकि देव को मारने का काम भी राम का ही था। चंद्रा यहाँ राम को कोसता है कि वो कितना घिनौना इंसान है और उसकी माँ को जब सब कुछ पता चलेगा तो वो शर्म से मर जाएंगी। ये सब सुन के राम बहुत गिल्टी फील करता है और वो ऑटो पकड़ के इस जगह से निकल जाता है। अब कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर श्याम एक साइकियाट्रिस्ट है और फिल्म के शुरुआत में वो एक सेमिनार लेने गए थे, राइट? वेल, इस सेमिनार में सत्या भी आई थी, वही सत्या जो कि राम की फिलहाल गर्लफ्रेंड है। तब से डॉक्टर श्याम सत्या की काउंसलिंग कर रहे हैं ताकि सत्या अपने जीवन में हुए उस बुरे इंसिडेंट से आगे बढ़ सके जो कि उसके साथ उसके अंकल किए थे। डॉक्टर श्याम फिलहाल सत्या के साथ ही थे और उससे कहते हैं कि अब वो हील हो चुकी है, लेकिन कभी फ्यूचर में वो ऐसे दरिंदे से मिले जो कि फिर कुछ गलत करे तो सत्या को एक खास चीज का इस्तेमाल करना होगा। ये कह के श्याम सत्या को एक बॉक्स देते हैं। तभी यहाँ राम आता है जो कि बहुत गिल्टी फील कर रहा था और वो अपने कुकर्मों के बारे में सत्या को बता देता है। ये सुन के सत्या शॉक्ड थी और उसका ट्रॉमा वापस आता है। गुस्से में वो उस बॉक्स को खोलती है जो कि उसे डॉक्टर श्याम दिए थे और इस बॉक्स में थी एक पिस्टल। सत्या पिस्टल उठाती है और राम पे गोली चला देती है। राम सत्या से माफी मांगता है लेकिन सत्या राम पे फाइनल गोली चला के उसे समाप्त कर देती है। तभी यहाँ पद्मा आती है और वो अपने आदमियों से कहती है कि राम की मौत का केस सत्या पे नहीं आना चाहिए, मतलब इस लड़की को प्रोटेक्ट करना है। सो यस, देखा जाए तो राम के मरने से ना सिर्फ डॉक्टर श्याम को अपना बदला मिला बल्कि पद्मा को भी अपना बदला मिल गया, क्योंकि देव को तो राम ही मारा था। इनफैक्ट ये सब बदले का खेल और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर श्याम का रचा हुआ था। वो बिल्कुल बड़बड़ी की तरह शत्रु पे निशाना लगाए, देन असली पापी को ढूंढे और फिर उसे खत्म किए। अब यहाँ आता है मूवी का फाइनल ट्विस्ट। हम डॉक्टर श्याम को हॉस्पिटल जाते देखते हैं जहाँ हॉस्पिटल के एक बेड पे निधि बेहोश लेटी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, निधि जिंदा है और यहाँ हमें बताया जाता है कि उस रात जब देव निधि को लेकर शमशान वाले आदमी के पास गया था तब निधि खत्म नहीं हुई थी, रादर उसकी सांसें चल रही थी। ऐसे में शमशान वाला आदमी चालाकी से निधि की लाश को एक दूसरे लाश से बदल दिया था और वो दूसरे लाश को ही जलाया था जिससे लगे कि हाँ, निधि की लाश को जलाया गया है। जब डॉक्टर श्याम वहाँ पहुंचे थे तो शमशान वाला आदमी उन्हें उनकी पोती यानी निधि को सौंप दिया और तब से निधि अस्पताल में है। ऑल्दो सर पे चोट लगने के कारण वो फिलहाल कोमा में है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस आदमी की लाश को निधि की जगह जला दी गई थी वो भी कोई रैंडम बंदा नहीं था, रादर वो एक भिखारी था जिसे निधि फिल्म के स्टार्ट में खाना खिलाई थी। बारिश की वजह से उसकी जान चली गई थी और उसके ही लाश को निधि से स्विच किया गया। बेसिकली निधि जो एक अच्छा काम की थी वही आखिरी वक्त में निधि के काम आया, भले खत्म होके ही। एनीवेज, निधि का यहाँ ऑपरेशन किया जाता है ताकि उसे बचाया जा सके और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली निधि को होश आता है और वो अपने दादाजी को देख के बड़बड़ी कहती है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहाँ पद्मा गुस्से में अपने आदमियों के साथ दासन्ना के अड्डे पे जाती है और वो दासन्ना को निपटा देती है। देन यहाँ से 1000 किलो ड्रग्स मिलता है और एसआई इस ड्रग्स को पकड़वाने का सारा क्रेडिट चंद्रा को देता है। इनफैक्ट चंद्रा को ना सिर्फ अवार्ड मिलेगा बल्कि एसआई भी बना दिया जाएगा। यहाँ पे फाइनली फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी त्रिबाणाधारी बड़बड़िक फिल्म की कहानी और फिल्म की कहानी एकदम सिंपल सी है। आई मीन यहाँ कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए बचा नहीं है। स्टिल मैं थियरी सेक्शन में कुछ चीजों की बात कर लेता हूँ। सो त्रिबाणाधारी बड़बड़िक टाइटल सीधा सिग्नल देता है कि ये कहानी 3 बाण रखने वाले वॉरियर बड़बड़िक की फिलॉसफी को आज के जमाने में ट्रांसलेट करती है। महाभारत वाले
भाई हमें करना है लौंडा नाच। और फिर